हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी का एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर में स्वागत करता हूं। इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर और आप लोग जानते ही हैं कि इस अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का मैंने सब्जेक्टिव वाला वीडियो यानी कहा जाए तो बुक का मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ये जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो है इसको देखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, मेरा वाला जो सब्जेक्टिव वाला वीडियो है यानी बुक को जो मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से और भी ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में। तो आज मैं आप सभी को 50 VVI ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा अर्धनारीश्वर चैप्टर का, जो कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से मेरा वादा है, आपके ज्ञानेंद्र सर का वादा है कि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये गारंटी भी है, वादा तो है ही, साथ ही साथ गारंटी भी मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए फटाफट से चलते हैं, अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए मोटिवेशनल लाइन लाता हूं। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे। तो हेलो बच्चों, इस चीज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस मोटिवेशनल लाइन के माध्यम से, कि आपको कल क्या होगा इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आपको अपने खुद के मेहनत पर भरोसा होना चाहिए और आप अपने मेहनत के बल पर अपने हाथों की लकीरों को, अपने नसीब तक को बदल सकते हैं। आप निश्चित रूप से मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इस माँ काली कोचिंग सेंटर के यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए और निश्चित रूप से आपकी तकदीर बदल जाएगी, ये वादा भी है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, पहला प्रश्न। तो सबसे पहले तो आप लोग मिशन 450+ के तहत तो जुड़ गए होंगे। जो भी नए बच्चे हैं वही सब्सक्राइब कर लेना है, अपना ही चैनल है। तो चलिए बच्चों, तो ये रहा पहला प्रश्न। देखिए क्या खूबसूरत सा मस्त सा क्वेश्चन लाए हुए हैं। पहला ही प्रश्न देख करके आपकी खुशी का ठिकाना न रहा होगा, क्योंकि इस प्रश्न को देखकर आप एक बार में आंसर सोच लिए होंगे, है ना जी। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। नारी और जो नर होते हैं, नारी और नर एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। आप लोग बच्चों बताइए कि नारी और जो नर होता है वह एक ही द्रव का ढला हुआ दो प्रतिमा होता है, यह कौन सा चैप्टर का है। तो बच्चों इस चैप्टर का क्या नाम हो जाएगा जी, इस चैप्टर का नाम हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में ही हम बताए थे कि नर और नारी क्या होता है, नारी और नर कह लीजिए, नर और नारी कह लीजिए, एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, दोनों एक ही चीज है ना। संसार में नर और नारी समान है, इसलिए कहा गया एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी एकदम आसान आसान मिलेगा। कहता है क्या अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है। आप लोग बताइए कि अर्धनारीश्वर जो है वह कौन सी विद्या से संबंधित है। पहला है निबंध, दूसरा है कहानी, तीसरा है एकांकी, चौथा है व्यंग। क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एकांकी। अर्धनारीश्वर बच्चों क्या है, तो यह एक एकांकी है, यानी किसी एक विषय वस्तु पर आधारित होता है। शिव और पार्वती का जो काल्पनिक रूप है अर्धनारीश्वर वही है, तो एकांकी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दो प्रश्न हम लोग देख ली, कितना मजा आ गया दो प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक में कि शंकर और पार्वती का किस रूप का वर्णित है। आप लोग बताइए कि आपको मालूम है कि अर्धनारीश्वर क्या है भैया, तो शिव और पार्वती का एक काल्पनिक रूप है। तो बताइए कैसा रूप है, यहाँ पर लिखा हुआ उसी टाइप का आंसर आपको देना है। क्या आदर्श हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। हम आपको बताए भी थे कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप है यानी कल्पित रूप है, दोनों वही बात हुआ। तो शिव और पार्वती का, शंकर यानी शिव और मैया पार्वती का आप लोग तस्वीरों में देखे ही होंगे, शुरुआत में ही आपको तस्वीरों में दिख गया होगा कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है यानी काल्पनिक रूप है।
तो चलिए 3 प्रश्न को हम लोग देख लिए। चौथा प्रश्न भी देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। चौथा प्रश्न बिल्कुल आसान है। कहता है क्या कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग सोचिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग डेट याद कीजिए। बहुत बच्चे हमें कमेंट करते हैं सर मुझे डेट और मंथ याद नहीं रहता है। अरे बच्चों आप उस डेट और मंथ को एक कॉपी में नोट कीजिए और उसको दिमाग में एकदम बढ़िया से रिवीजन कीजिए। पर डे रिवीजन कीजिए, सबसे बेस्ट आइडिया। पर डे रिवीजन कीजिए, याद तो हो ही जाएगा। नहीं तो ज्ञानेंद्र सर है ये हैं याद करवाने के लिए। ज्ञानेंद्र सर का वीडियो को बार बार देखिए, हर बार देखिए, याद हो ही जाएगा। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग सोच लीजिए फटाफट। 23 सितंबर 1908, 23 अक्टूबर 1912, 28 सितंबर 1911, 25 दिसंबर 1913। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। हाँ भाई हाँ, 1 नंबर पहला वाला आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या हुआ था बच्चों, तो जन्म हुआ था। तो डेट ऑफ बर्थ उनका हो जाएगा 1908, यानी अंग्रेजों के ज़माने में ना जी। भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ, तो उससे पहले के लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला 5वां प्रश्न है आपके बीच में कि दिनकर जी की पहली कविता। आप लोग बताइए कि दिनकर जी की जो पहली कविता थी, यानी पहला वाला कविता, वह कब प्रकाशित हुआ था। ईस्वी है, दिमाग पे तो जोर देना ही पड़ेगा। 1920 है, 25 है, 30 है, 35 है। कब उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी, आप लोग सोचिए जरा सा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925। 1925 में रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पहली कविता थी, फर्स्ट कविता, वह प्रकाशित हुई थी कब, तो 1925 में पहला कविता उनका आया था। तो चलिए ये तो हो गए 5 नंबर वाली बात। अब है छठा प्रश्न। चलिए छठा प्रश्न है, कहता है क्या दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। आप लोग बताइए कि दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था, नो डाउट। तो बिहार के कौन सा जिला में हुआ था। कहता है समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर, कौन सा जिला में हुआ था। आप लोग बताइए कौन सा जिला में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, हाँ भाई बेगूसराय। बेगूसराय वाले जो भी वीडियो को देख रहे हैं बेगूसराय वाले, तो बेगूसराय वाले भी कमेंट कर देना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बेगूसराय में हुआ था। चलिए ठीक है, याद हो गया होगा ना जी, क्योंकि बिहार के लगभग बहुत सारे जिले के बच्चे इस वीडियो को देखते हैं। तो बेगूसराय वाले अपने कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो को देखिएगा तो जब अवश्य लिख दीजिएगा कि हाँ सर हम बेगूसराय से भी हैं। चलिए 6 प्रश्न हो गया। 7वां प्रश्न है आपके बीच में, कहता है क्या निम्न में से कौन रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का है। शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, उर्वशी या फिर रहस्य कथा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उर्वशी। उर्वशी के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। उनका रचना को आप अवश्य याद रख लीजिए, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो चलिए याद हो गया आप लोगों को। 8वां प्रश्न है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। आप लोग बताइए, बहुत सारा इसमें युग है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। बताइए भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, निर्विकाव्यान्दोलन युग। क्या हो जाएगा बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी छायावादोत्तर युग। ऑप्शन नंबर सी, छायावादोत्तर युग। दिनकर जी जो हैं वो छायावादोत्तर युग हो जाएंगे। आप लोग उत्तर से याद रख लीजिएगा, उत्तर है ना यहाँ पर प्रश्न उत्तर होता है ना जी, तो उत्तर से आप लोग याद रख लीजिए। जहाँ भी उत्तर दिखेगा वहाँ दिनकर जी टिक कर दीजिएगा, छायावादोत्तर। ठीक है, 8 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 9वां प्रश्न आपके बीच में कह रहा है कि दिनकर जी को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप सभी को मालूम है कि दिनकर जी बहुत बड़े महान लेखक थे, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आखिर उनका ऐसा कौन सा उसमें से फेमस रचना तो है तो सब उसी का, लेकिन उसमें से कौन उसका ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था और इस वजह से रामधारी सिंह दिनकर जी को प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका उर्वशी। उर्वशी जो था वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना थी और इस रचना में उनको बहुत बड़ा प्राइज मिला था। उस प्राइज का नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद हो गया होगा आप लोग को कि उर्वशी के वजह से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए 10वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन ऐसे थे जो कि वृत्त बन गए और नारी को उसने कली बना लिया। नारी को उसने क्या किया, वृत्त बना लिया। बताइए कौन
जो था विरित हो गया और नाड़ी हो गया कौन सी कली। आप लोग बताइए, युवक, युवती, जनता, पुरुष। क्या आ जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरुष। पुरुष क्या बन गया? विरित बन गया और नाड़ी को उसने कली मान लिया। क्या मान लिया? नाड़ी को उसने कली मान लिया। चलिए, याद हो गया होगा। चलिए, 11वां प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। आप लोग बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो धर्म पत्नी थी उनका नाम क्या था? कहता है राधा देवी, चंद्रकला देवी, श्यामवती देवी, चंद्रप्रभा देवी। आप लोग बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी की वाइफ का क्या नाम था? वाइफ का नाम क्या था? तो आप लोग सोचिए, माइंड पर जोर दीजिएगा। तो उनकी वाइफ का नाम हो जाएगा बच्चों श्यामवती देवी। श्यामवती रामधारी सिंह दिनकर जी की धर्म पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। श्याम से याद रख लीजिएगा, श्यामवती देवी, श्यामवती देवी, श्याम। ठीक है, देखिए ऐसे याद रख लीजिए, दिन है तो यहाँ दिन हो गया, और दिन का क्या हो जाएगा? उल्टा। दिन माने दिन हो गया, उसका हो जाएगा शाम। श्याम से याद रख लीजिएगा कि शाम हो गया, दिन हो गया तो शाम हो गया, अंधेरा हो गया, शाम हो गया। ये ट्रिक थोड़ा मोटा ट्रिक दे दिया। अभी बोलिए, उन्हें बोलिए कितना घटिया ट्रिक है। अब जो ट्रिक दे रहे हैं याद रख लीजिए, तो बस रट्टा मार लीजिए। तो दिन है तो यहाँ खोज लीजिएगा आंसर में, शाम खोज लीजिएगा या श्याम खोज लीजिएगा। चलिए, याद हो गया होगा आपको। कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था। आप लोग बताइए, उनके पापा यानी पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? जय सिंह, रवि सिंह, रोशन सिंह, रामावतार सिंह। तो बच्चों, उनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? आप लोग सोचिए ज़रा सा, उनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? उनके पिताजी का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा जी? रवि सिंह। और माँ का नाम क्या हो जाएगा? श्याम। याद आ गया होगा आपको। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि भावना किसके लिए प्रयुक्त है। आप लोग बताइए कि भावना जो शब्द है वह किसके लिए चैप्टर में प्रयोग किया गया। आप लोग बताइए, भावना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मित्र के लिए, प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए, या फिर छात्रा के लिए? क्या हो जाएगा? भावना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो बच्चों, भावना शब्द पत्नी के लिए इस चैप्टर में प्रयोग किया गया है। पत्नी शब्द के लिए यानी पत्नी के लिए भावना शब्द का प्रयोग किया गया है चैप्टर नंबर अर्धनारी संबंध में, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, चलिए, याद हो गया होगा आपको। भावना किसको कहा गया? पत्नी को। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी की माता का नाम क्या था। आप लोग बताइए कि दिनकर जी की माता का नाम। माता का नाम तो आप लोग जानिए थे, मनरूप। चलिए, माता का नाम क्या हो जाएगा? चलिए, आप लोग बताइए कि दिनकर जी की माँ का नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, कहता है मनसा देवी, मीना देवी, मनरूप देवी, मनीषा देवी। बताइए कौन हो जाएगी उनकी माता का नाम? माता का नाम तो हम आपको बता ही दिए। चलिए, मनरूप देवी हो जाएगा। उनकी माँ का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो मनरूप देवी। दिनकर जी की माँ का नाम हो जाएगा मनरूप देवी। पत्नी का नाम याद करवा दिए, पिता का नाम याद करवा दिए, अब माँ का भी नाम आपको याद करवा दिए, मनरूप देवी। क्या हो जाएगा? मनरूप देवी। चलिए, ऐसे बच्चों को याद भी रहता है ये सब चीज़। ठीक है, दिनकर जी की पहली कविता आप लोग बताइए कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए, इसका आंसर हम पहले आपको नहीं बोलेंगे, आप लोग पहले सोचिए। दिनकर जी की जो पहली कविता थी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? दिनकर जी की जो पहली कविता थी, फर्स्ट कविता जो था, वह कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छात्र सहोदर। छात्र सहोदर में उनकी पहली कविता क्या हुई थी बच्चों? प्रकाशित हुई थी। चलिए, 16वां प्रश्न है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, जिस पुरुष में ऐसा कौन सा मतलब कोई भी पुरुष है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है तो वह क्या है? संपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा है, अर्धपूर्ण है। तो बच्चों, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह पुरुष अपूर्ण है। यानी कहा जाए तो पुरुषों के अंदर में नारीत्व वाला गुण होना चाहिए। अब हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि पुरुष हैं तो नारी बन करके एकदम श्रृंगार पटार कर करके टहलिए, ये नहीं कह रहे हैं। यानी आपके अंदर में भी नारी वाला थोड़ा सा गुण होना चाहिए, जैसे दया का भावना, क्षमा करने का भावना, और किसी को देख करके बहुत जल्दी पिघल जाना। चलिए, ठीक है, तो नारी में यही सब न गुण होता है जी। पुरुष जनरली क्या होता है? कठोर होता है, थोड़ा हार्ड दिल का होता है। तो इस प्रकार से कि नारी के पुरुष को क्या होना चाहिए? थोड़ा मोड़ा नारीत्व वाली भावना होनी चाहिए। आपके अंदर में भी किसी को देख करके दया वाली भावना होनी चाहिए। तो यानी पुरुष के अंदर क्या होना चाहिए? नारीत्व का गुण होना चाहिए। अगर नारीत्व का गुण आपके अंदर में नहीं है तो आप अपूर्ण हैं, आप अधूरा हैं, आप पूरा नहीं है, आप अपूर्ण हैं, माने पूरा आदमी नहीं है आप। ठीक है, चलिए, याद हो गया होगा।
17वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की, चलिए ये तो बहुत बड़ा है क्वेश्चन। कहता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन बोल दिया कि कौन नहीं है। आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा समय दीजिए, आप लोग दिमाग लगाइए। कहता है साकेत यशोधरा, प्रणभंग, रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, कोमलता और कवि सहारे के हरिनाम, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। इसको हम जान करके लिए ताकि हम आपको एक ही बार में रचना याद करवा सकें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साकेत और यशोधरा। साकेत और यशोधरा उनका रचना नहीं है। बाकी ये सब किनका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ये सब है और ये नहीं है। क्वेश्चन बोल दिया कि कौन न है, तो साकेत और यशोधरा नहीं है। ठीक है, काट भी दिए, ये इसका नहीं है। बाकी ये सब इनका है। किनका, रामधारी सिंह दिनकर जी का। इस सब के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर। ये दोनों का लेखक दूसरा आदमी है। चलिए याद हो गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि इसको बढ़िया से याद कर सकें। कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है। अब कहता है गद्य कृतियां कौन नहीं है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, आषाढ़ का एक दिन, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, वट पीपल, दिनकर की डायरी। बताइए इनमें से कौन उसका न है, रामधारी सिंह दिनकर जी का न है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का, ठीक है ना, आषाढ़ का एक दिन रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना बच्चों नहीं है। क्वेश्चन बोल दिया नहीं है, तो ये उसका नहीं है। बाकी ये जो है ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इनका लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। ये नहीं लिखे उन्होंने। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि बोला नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए याद हो गया होगा आपको। 19वां प्रश्न है कि संस्कृति के, कहता है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। आप लोग बताइए कि संस्कृति के 4 अध्याय उनके लेखक कौन हो जाएंगे। तो बच्चों उनके लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के 4 अध्याय। आप लोग केवल रामधारी सिंह दिनकर मत याद कीजिए। आप लोग सोचते होंगे मन में, अरे वाह चैप्टर है ईत, इसका आंसर भी तो रामधारी सिंह दिनकर है ना, आज खाली बोलना है। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है, आप इस चीज़ को याद कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। एग्जाम में ये दे देगा कि संस्कृति के 4 अध्याय का लेखक कौन है, तब आप तो कन्फ्यूज कर जाइएगा कि पूरा का पूरा चैप्टर में से कौन हो जाएगा। अभी ना आप जान रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर वाला चैप्टर चल रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। नहीं, एग्जाम में आप इसको याद कीजिए, इसको छोड़िए, पहले इसको बार बार याद कीजिए कि संस्कृति के 4 अध्याय का लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। चलिए याद हो गया होगा आपको। 19 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। चलिए कहता है कि 20वां प्रश्न कहता है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया। पुरुष बन गया वृक्ष, पुरुष बन गया वृक्ष और नारी को उसने क्या बना दिया। आप लोग बताइए, पुरुष जो है ना खुद वृक्ष बन गया, नारी को उसने क्या बना दिया बच्चों, कली बना लिया, लहर बना लिया, लता बना लिया या फिर छाया बना लिया। तो नारी को उसने क्या बना लिया बच्चों, तो नारी को उसने लता बना दिया। क्या बना दिया, लता। पुरुष बन गया वृक्ष और नारी बन गई लता, क्योंकि पुरुष क्या होता है, अपनी खुद की एकदम पैरों पे खड़ा है, और नारी को उसने क्या किया, लता बना दिया, उस पर डिपेंड हो गया। क्योंकि लता क्या होता है, वह वृक्ष पर डिपेंड करती है, तो लता निर्भर रहती है दूसरे पर, तो नारी को उसने अपने पर निर्भर करा लिया और पुरुष हो गया खुद स्वतंत्र। चलिए ठीक है, तो नारी को क्या बन गई, लता बन गई। 21वां प्रश्न कहता है कि किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी स्वप्न है। कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कहा कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इस लाइन को कहा था। आप लोग बताइए, प्रेमचंद, अज्ञे, मोहन, राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस लाइन को किसने कहा बच्चों, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि नारी क्या है, कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो किसने कहा था बच्चों, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन पंक्ति को कहा था। 22वां प्रश्न कहता है किस रचना पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप लोग बताइए कि दिनकर जी की ऐसी कौन सी रचना थी जिस पर उनको प्राइज मिला था। कहता है काव्य की भूमिका, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका या फिर रश्मि रथी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, और इसी के लिए उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार
पुरस्कार मिला था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ को लिखा था, साहित्य को, जिस साहित्य का नाम था संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और यह बहुत फेमस हो गया था, इस वजह से उनको ये प्राइज मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय को लिखा है। चलिए 23वां प्रश्न कहता है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? आप लोग बताइए कि नारी कब से गुलाम होती गई? पराधीन का मतलब होता है गुलाम होना या किसी दूसरे पर डिपेंड होना। तो कहता है कृषि का आविष्कार हो गया, उद्योग का आविष्कार हो गया, रेल का आविष्कार हो गया, या फिर नगर का आविष्कार हो गया। बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर, हाँ भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि का आविष्कार के बाद। यानी जब कृषि का आविष्कार हुआ, जब खेती गृहस्थी हुआ, तो मनुष्य अस्थायी हो गया, और मनुष्य में जो पुरुष है, पुरुष खेतों पर काम करने लगे, महिलाएं घर पर रहने लगी। धीरे धीरे पुरुष क्या हो गया, बाहर जाने होने लगा, और पुरुष क्या हो गया, तो स्वतंत्र हो गया, और नारी हो गई कौन सी? पराधीन हो गई, क्योंकि वो घर पे रहने लगी। तो जब से खेती चालू हुआ, तब से नारी क्या हो गई? पराधीन हो गई, दूसरों का गुलाम हो गई, यानी पुरुषों का गुलाम हो गई, पुरुष पर डिपेंड हो गई। तो कब? जब कृषि का आविष्कार हुआ तब। कृषि मतलब खेती, ठीक है ना। चलिए 24वां प्रश्न है कि सभ्यता का पहला सोपान, यहाँ 9 कर देना है। कहता सभ्यता का पहला सोपान 9, सभ्यता का पहला सोपान किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए कि कब से सभ्यता हम लोगों के अंदर में आई? कृषि का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ, नगर का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। तो बताइए कब हुआ ऐसा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि का विकास। यानी कृषि का विकास हुआ तो वह कहा जाता है सभ्यता का पहला सोपान कहा जाता है। सभ्यता का पहला सोपान हो जाएगा कौन सी? कृषि का आविष्कार हुआ, उसी को कहा गया सभ्यता का पहला सोपान। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा आपको। 25वां प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध के क्रम में, भारत और चाइना का लड़ाई हुआ था, चीन का लड़ाई हुआ था, तो उस समय में दिनकर जी ने कौन सी रचना लिखी थी? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रचना है कि जिस रचना को रामधारी सिंह दिनकर ने, भारत और चीन का लड़ाई कब हुआ था? भारत और चीन का लड़ाई 1962 में हुआ था। तो 1962 में कौन सा ऐसा रचना था उन्होंने कि भारत और चीन का लड़ाई के समय में उन्होंने इस चीज़ को लिखा था? क्या हो जाएगा? हुंकार, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की जो प्रतीक्षा है वह उन्होंने 1962 में लिखा था, भारत और चीन की लड़ाई के समय में। भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी जी? 1962 में। चलिए बच्चों याद हो गया। 25 to 26वां प्रश्न है कि नारी जब नर का, चलिए ये क्वेश्चन रहा, मस्त सा क्वेश्चन मिल चुका है। कहता नारी, नारी मतलब महिला, नारी जब नर का गुण धारण कर लेती है, यानी नारी यानी महिला जब पुरुष बनने का कोशिश करती है, उनका गुण धारण कर लेती है, तो बताइए क्या बन जाती है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सारी की सारी गर्ल्स लोग जो है इस क्वेश्चन को देख के एकदम गुस्सा हो गई होगी, सर जी ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो भैया हम जो पढ़ा रहे हैं वो बुक से लाए हैं, कोई ऐसा नहीं है हम अपने मन से आंसर लिख दिए हैं, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए। अब इस क्वेश्चन को देख के गर्ल्स लोग जितना भी गुस्सा हो गई होगी, तो कहता है कि नारी जब नर का गुण धारण कर लेती है तो क्या बन जाती है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा राक्षसनी। चलिए ठीक है, आप लोग जो है ना, यदि अगर आप पुरुष बनने का कोशिश कीजिएगा तो आप बन जाइएगा राक्षसी। क्या बन जाइएगा? राक्षसी। अब ऐसा नहीं करना है कि बस गुस्सा हो गए तो सर जी ये क्या पढ़ा दिए, अरे भाई हम क्या पढ़ाएंगे, बुक में लिखा हुआ था हम पढ़ा दिए। ठीक है, तो कहता है कि नारी जब पुरुष का गुण धारण कर लेगी, यानी नारी जब नर का गुण धारण कर लेगी तो वह क्या बन जाएगी बच्चों? तो राक्षसी बन जाएगी। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि उसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। कहता है कि पुरुष जब, उसी का उल्टा, पुरुष जब नारी का गुण सीख लेता है, गुण ले लेता है, तब वह क्या बन जाता है? जैसे कोई पुरुष है, अब पुरुष क्या करेगा? नारी वाला गुण सीख लेगा तो वह क्या बन जाएगा? अब जितना भी बॉयज लोग है इस क्वेश्चन को देख के बहुत खुश हो गया होगा। चलिए जी क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कहता अर्ध नारी बन जाएगा, देवी बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, देवता बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देवता। बताइए लड़का लोग के लिए कितना मस्त क्वेश्चन आ गया। यानी लड़का लोग यदि अगर नारी का गुण सीख ले तो देवता बन जाएगा, वाह बड़ा गजब वाला बात है। लेकिन अगर लड़की अगर पुरुष का गुण सीख ले तो वह राक्षसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? राक्षसी बन जाएगी। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं जी, मेरा ओपिनियन नहीं है। अब यहाँ किताब में लिखा हुआ है तो हम पढ़ दिए, हम क्वेश्चन डाल दिए। अभी नहीं कहिएगा सर काहे डाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हटाइए। नहीं जी, क्वेश्चन कैसे हटाएंगे? कहीं हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। ठीक है ना, कोई ठीक है एग्जामिनर का पूछ देगा तब। यानी पुरुष बन जाएगा देवता, नारी बन जाएगी कौन सी?
हाँ, राक्षसी बन जाएगी ना जी। चलिए, कहता है 28वां प्रश्न है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। फिर से कह रहा है नहीं है, कौन सा है जिसका कि लेखक नहीं है रामधारी सिंह दिनकर जी। वट पीपल, उर्वशी, काव्य की भूमिका, साकेत। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी साकेत। पहले भी आया था इस टाइप से कि साकेत के लेखक जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है, तो साकेत इसका आंसर हो जाएगा। साकेत के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है, साकेत को उन्होंने नहीं लिखा है। बाकी इन तीनों का लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सीधा बात। 28 हो गया। 29वां प्रश्न है, कहता है कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? शेर का, बैल का, नर का, नारी का। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी नर का। कर्म क्षेत्र में न हो गया काम, कर्म क्षेत्र में न हो गया काम। आप लोग जानते हैं ये जो कर्म भूमि है यानी कि सारा का सारा डिपेंड काम, यानी कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? नर का। नर को ही जनरली सारा काम दिया जाता है, चलो भाई तू घर का बोझ उठा, तू घर के ये काम कर, तू घर के वो काम कर। तो कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? नर का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नर मन क्या हो जाएगा? पुरुष। ठीक है ना। कहता कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? उजरी हुई, लहराती हुई, यामिनी जैसी या छुई हुई। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है बच्चों? यामिनी जैसी। आप लोग याद रख लीजिएगा, कामिनी यामिनी, कामिनी यामिनी, कामिनी यामिनी। ठीक है ना। चलिए ठीक है। कहता है कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो यामिनी जैसी। कैसी शांति लाती है बच्चों? तो यामिनी जैसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 का सी हो जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न कहता है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आप लोग बताइए कि दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को इनमें से कौन सा प्राइज मिला था? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी यानी पद्म भूषण। पद्म भूषण प्राइज जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, पद्म भूषण। याद रख लीजिएगा, छोटा वाला पद्म भूषण। देखिए वहाँ विभूषण भूषण में फंस जाइएगा एग्जाम में। भूषण छोटका है, विभूषण बड़का, विभूषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्म भूषण, छोटका आंसर वाला। विभूषण देखिए 4 अक्षर का है, बड़ा बड़ा अक्षर है, तो इसको नहीं टिक करना है, छोटा वाला भूषण में टिक करना है एग्जाम में। ठीक है। 32वां प्रश्न है कि लेखक प्रत्येक नाड़ी में किसका आभास पाना चाहता है? प्रत्येक नाड़ी में लेखक जो है कि प्रत्येक नाड़ी में किस चीज़ का आभास पाना चाहते हैं? विरोध का, करुणा का, पौरुष का, कुल्टा का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा बच्चों, सोच लिए आप लोग जी, सोच लिए ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पौरुष का यानी पुरुष का। लेखक चाहते हैं कि हर नाड़ी में पुरुष का अभाव हो, नाड़ी भी क्या हो जाए, नाड़ी के अंदर में भी पुरुष वाला गुण आ जाए, वो भी हर चीज़ को सहन कर सके और कभी उस पर अत्याचार हो तो उस अत्याचार का जवाब दे सके। यानी नारी को भी पौरुष की तरह होना चाहिए, उसके अंदर में भी ताकत होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, बल होना चाहिए। ऐसा लेखक कहते हैं कि हर नारी के अंदर में ये वाला गुण होना चाहिए, पुरुषों की तरह। उनको भी पुरुषों की तरह कंधा से कंधा मिला करके चलना चाहिए। तो आपको भी पुरुष की तरह हर चीज़ में आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसे बढ़ भी रही है वर्तमान समय। आप लोग जान भी करते हैं महिलाएं सब जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है ना जी। यहाँ तक कि आप लोग बात कर लीजिए, भारत के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे वो भी तो महिला ही है ना, द्रौपदी मुर्मू। और बहुत सारा महिला में राष्ट्रपति, जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, द्रौपदी मुर्मू, बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि बहुत नाम रोशन, कल्पना चावला सब। कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रचना है जो कि जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? कहता है उर्वशी, सामधेनु, हुंकार, कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उर्वशी। उर्वशी जो था रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना था, और यह रचना इतना फेमस हो गया कि इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार में शामिल किया गया, और इसी वजह से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्योंकि उर्वशी बहुत फेमस हो गया था। उर्वशी रचना किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, और इसी में उनको प्राइज मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 34वां प्रश्न है, यदि कहता है यदि पति विचार है तो बताइए पत्नी क्या है? पति है विचार, तो पत्नी क्या है बच्चों? सोच है, भावना है, समझ है, बुद्धि है। क्या हो जाएगा आंसर? पति विचार है तो पत्नी है कौन सी? भावना। क्या हो जाएगा? पत्नी भावना है। पति विचार, पत्नी भावना। भावना का मतलब हो गया फीलिंग्स। ठीक है ना। चलिए, नहीं कहता भावना मेरे जुड़ा हुआ उसके साथ में।
कहता है 35वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। आप लोग बताइए कि अर्धनारीश्वर जो है उसमें कौन सा गुण का समन्वय है, पुरुष का, नारी का, पुरुष और नारी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर आप लोग को मालूम है कि पुरुष और नारी यानी पुरुष और नारी दोनों का मिक्सचर है, यानी कि अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती यानी पुरुष और मैया पार्वती, पुरुष और नारी दोनों का मिक्स रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष और नारी दोनों का मिलन है, उसका नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है। कहता है कि नारी का सुख दुख, नारी का जो सुख दुख है और जीवन और मरण जो है वह किसकी मर्जी पर टिका हुआ। आप लोग बताइए कि सुख और दुख और जीवन और मरण वर्तमान समय में किसकी मर्जी पर टिका हुआ है। तो बच्चों स्वयं की, भगवान की, परिवार वालों की या फिर पुरुष की। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरुष की मर्जी पर टिका हुआ है कि नारी का जो सुख दुख है वर्तमान समय में, जो हमारा जो सुख और दुख है, यानी कि नारी का जो सुख और दुख है पुरुष की मर्जी पर टिक गया। क्योंकि ये समाज पुरुष प्रधान है तो हर जगह महिलाएं क्या होती है, बहुत जगह ऐसे महिलाएं सब नहीं होती जो कि अपनी खुद की मर्जी पर काम करती है। लेकिन लगभग हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है जहां महिलाएं जो होती है अपने पति का बात मानती है, पति जो उनको कहते हैं उन चीज़ को करती है, जीना मरना सब कुछ उनका पति ही है और पति की मर्जी से ही सारा काम करती है। तो कहता है कि वर्तमान समय में नारी का सुख दुख, जीना मरना किसकी मर्जी पर है? तो पुरुष की मर्जी पर। हम ये नहीं कहते हैं आप उनका गुलाम बन जाइए, लेकिन फिर भी हमारा जो समाज है उस समाज में ऐसा होता है। कहता है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। अब कहता है लिखी हुई है, इस बार कहता है कि लिखी हुई है, नहीं वाला क्वेश्चन ने दिया। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जिनके की लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वास, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई है, शुद्ध कविता की खोज। तो इस बार बोल दिया कि कौन लिखा हुआ है, नहीं वाला क्वेश्चन ने दिया, बोला कौन लिखा हुआ है। तो शुद्ध कविता की खोज, इसके लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, बाकी इन तीनों के लेखक क्या हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है। 38वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे थे? उप कुलपति, कुलपति नहीं बल्कि उप कुलपति। भागलपुर विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय के वे क्या रहे थे? उप कुलपति रहे थे। तो बच्चे, भागलपुर वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यस सर मैं भागलपुर से हूँ और मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ। तो भागलपुर विश्वविद्यालय के वे हो जाएंगे उप कुलपति। क्या हो जाएंगे बच्चों? उप कुलपति। चलिए 39वां प्रश्न आपके बीच में है। कहता है क्या कि नारी और नर एक ही द्रव की बनी हुई क्या है? आप लोग बताइए। हम बताइए दिए थे शुरू में कि नर और नारी क्या है? एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। दो प्रतिमाएं, भले ही दोनों का स्वरूप अलग है, नर और नारी भले ही अलग है, लेकिन है तो एक ही माँ से गर्भ के जन्मा हुआ ना जी, माँ तो हुई ना है, एक माँ ही है जो कि नर को भी जन्म दिया, नारी को भी जन्म दिया। तो एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, लेकिन दोनों क्या है? बराबर है ना। चलिए 40वां प्रश्न है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बताइए कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का, भिक्षुनी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भिक्षुनी होने का। भिक्षुनी जानते हैं ना आप लोग जी, जो कि अपना घर को छोड़ देती है और हर जगह जाती है, घूमती फिरती है, सन्यासी जीवन में रहती है, उनका काम वही है बस भजन कीर्तन करना। तो भिक्षुनी होने का अधिकार दिया कि बुद्ध ने और भगवान महावीर ने किया, भिक्षुनी बन जाइए और आप धर्म के रास्ते पर चलिए, गृह त्याग कर दीजिए। ये अधिकार दिए भगवान महावीर ने और गौतम बुद्ध ने किसको? महिलाओं को। 41वां प्रश्न कहता है, 41वां प्रश्न चलिए, कहता है 41वां प्रश्न है कि नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? कौन सा चैप्टर से यह लाइन लिया गया है? आप लोग देखिए कि एक बार में टिक कर दिए होंगे तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD में क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर चैप्टर से यह लाइन लिया गया है। आप लोग को हम बता रहे हैं कि बुक को पढ़िए, बुक को पढ़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा
होगा कि बुक से आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन नया नया पूछता क्या है, बुक से कोई लाइन उठा के देता है, पूछेगा कि बताइए ये जो लाइन है कौन चैप्टर का है। तो आपको कैसे ये सब टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा। और मेरा वाला जो सब्जेक्टिव वाला वीडियो है उसको तो अवश्य देखा कीजिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा, उसी से ये बना है। अच्छे को बताइए ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, सब्जेक्टिव से ही। बुक से खोज खोज के ऑब्जेक्टिव हम लोग बना लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बना, बुक से ना। तो इसलिए बुक को विशेष रूप से पढ़ना है और तैयारी करना है। चलिए 42वां प्रश्न कहता है कि गांधारी कौन थे। आप लोग जिनको महाभारत के बारे में विशेष जानकारी होगा, हालांकि हिस्ट्री में महाभारत के बारे में विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए गांधारी कौन थी। दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। बताइए गांधारी कौन थी बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दुर्योधन। दुर्योधन और दुशासन। आप लोग को मालूम है कि गांधारी को कितना बेटा था जी, 100। कितना था, 100 पुत्र था, ठीक है। और एक ठो उनके बेटी भी थी, एक क्या थी, बेटी भी थी। तो 100 पुत्र था किसको, गांधारी को। तो गांधारी की माँ, गांधारी का बेटा का नाम हो जाएगा दुर्योधन और दुशासन। आप लोग को मालूम है 2 गो हम नाम ले लिए, दुर्योधन और दुशासन। अब बाकी 98 गो का नाम हमको तो नहीं मालूम है, बाकी आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि गांधारी का जो 98 गो और बेटा था क्या नाम हो जाएगा। 2 गो बेटा था लेकिन खतरनाक बेटा था, दुर्योधन और दुशासन। आप लोग को मालूम है दुर्योधन और दुशासन की माँ का नाम हो जाएगा गांधारी। एक क्वेश्चन है आप लोग को, बताइए कि अर्जुन की माँ का नाम क्या था। आप लोग बताइए तो अर्जुन की माँ का नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अर्जुन की माँ का नाम क्या था, अर्जुन की माँ का नाम। चलिए यहाँ क्वेश्चन है भी यहाँ पर, आप लोग बताइए कि अर्जुन की माँ का नाम क्या हो जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखते हैं किनको मालूम है, जिनको महाभारत के बारे में विशेष रुचि है। फिलहाल में आप याद रख लीजिएगा कि गांधारी जो है वो दुर्योधन और दुशासन की माँ थी, और ये याद हो गया, उनको 100 बेटा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है कि युद्ध और शांति। युद्ध मना हो गया लड़ाई, वार एंड पीस, वार एंड पीस। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई कौन सी काव्य कृति है जो कि लड़ाई से संबंधित है। बताइए। इसमें जानते हैं आप लोग, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, कुरुक्षेत्र है ना। तो कुरुक्षेत्र क्या हो जाएगा, युद्ध और शांति से संबंधित है। यानी महाभारत में आप लोग जानते हैं महाभारत कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। महाभारत की लड़ाई कहता है। 44वां प्रश्न है कि जैनों के बीच में कौन संप्रदाय निकला। आप लोग को मालूम है कि धर्म भी बहुत तरह का होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो कहता है जैन धर्म से कौन सा संप्रदाय निकला, दिगंबर, हीनयान, महायान, सन्यासित। क्या बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिगंबर। दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। अच्छा देखिए, जैन धर्म 2 भाग में था, एक हो जाएगा दिगंबर, दूसरा हो जाएगा श्वेतांबर। दूसरा क्या हो जाएगा, श्वेतांबर। तो श्वेतांबर क्या हो जाएंगे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। यानी कि जैन धर्म में 2 हिस्सा में बटा हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। और हीनयान महायान का अगर क्वेश्चन बोल दे, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, तो इनका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। आप लोग को मालूम है कि गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानवे करते होंगे। तो हीनयान और महायान का संबंध है बौद्ध धर्म से, और जैन धर्म से संबंध है दिगंबर और श्वेतांबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 44 का। चलिए 45वां प्रश्न में चलते हैं। पत्नी कहता है कि पत्नी पति को किस दृष्टि से देखती है, कि कोई जो वाइफ होती है वह अपने पति को देखती है तो किस रूप में देखती है। जिस दृष्टि में लता वृक्ष को देखती है, बकरी कसाई को देखती है, छात्रा शिक्षक को देखती है, या फिर मजदूर मालिक को देखता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिस प्रकार से लता वृक्ष को देखती है, ठीक उसी प्रकार से पत्नी अपने पति को देखती है। क्यों, क्योंकि लता अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीने के लिए, मरने के लिए वृक्ष पर डिपेंड करता है। अगर वृक्ष ही नहीं रहेगा तो उसका लता किस काम का। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई किसी का पति ही नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से पत्नी अपने पति को देखती है कि उनके बिना मेरा क्या होगा। ठीक लता भी सोचती है कि वृक्ष के बिना मेरा क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 46वां प्रश्न है कि निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग किस धर्म से संबंधित है। आप लोग बताइए कि निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का संबंध किस धर्म से है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सनातन धर्म से, ईसाई धर्म से। आप लोग बताइए कि निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का संबंध किस धर्म से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। हालांकि कोई कोई बुक में जैन धर्म भी मिलेगा आपको, लेकिन फिलहाल में आप याद रख लीजिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता है कि 47 में कहता है कि नारी और नर को क्या माना जाता है। नारी और नर को क्या माना जाता है। इसका आंसर तो हर बच्चा जानता होगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। एक ही मां से जन्म होता है नर और नारी का, तो एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। भले ही दोनों का रूप अलग है, लेकिन बस यही है कि समाज में दोनों समान है। तो एक ही द्रव की ढली हुई क्या है, दो प्रतिमाएं हैं। चलिए 48वां प्रश्न है कि प्रेमचंद के अनुसार, देखिए अब फिर क्वेश्चन आ गया। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम लोग का सर बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन अलग है। तनिठो क्या है कि लेखक का नाम आ गया। कहता है प्रेमचंद के अनुसार नारी, लेखक प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है तो बताइए क्या हो जाएगा। बताइए नारी जो है जब पुरुष का गुण सीख लेती है तो क्या बन जाएगी, वह बन जाएगी राक्षसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राक्षसी। अब इन्हें सोचिएगा बार बार काहे क्वेश्चन ही दे रहे हैं सर, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ लेखक का नाम आ गया। वहाँ लेखक का नाम नहीं था, यहाँ लेखक का नाम है। तो किस लेखक ने कहा था, प्रेमचंद जी ने कहा था कि नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है, राक्षसी। चलिए आपको राक्षसी ने बनना है। चलिए 48 हो गया। 49वां प्रश्न है कि रेणुका, कहता है कि रेणुका किसकी रचना। आप लोग बताइए बच्चों की रेणुका जो है वह किसकी रचना है। रेणुका के लेखक कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, मोहन राकेश जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, उदय प्रकाश जी। रेणुका का लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों, तो रेणुका के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दिनकर, रात मत कर, दिनकर। 50वां प्रश्न है, 50 नंबर का है, ये अंतिम प्रश्न है। कहता है क्या कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था। आप लोग बच्चों बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था। कहता है कि 22 अप्रैल 1972 को, 23 अप्रैल 1974 को, 24 अप्रैल 1974 को, 25 अप्रैल 1975 को। कब हुआ था उनका जन्म बताइए। आप लोग दिमाग पे जोर दीजिए, एकदम जोर दे करके सोचिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था, डेथ हुआ था, है ना जी। उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 को उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए तो आज हम लोगों ने क्या किया, तो कुल मिलाकर के 50 प्रश्न को देखा। तो चलिए बच्चों आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, और इसमें आपको और भी क्या क्या चीज़ के वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले एक लाइक वाला बटन दिखेगा इस प्रकार सा, तो लाइक तो करिए के जाना है। और साथ ही साथ आप अपने प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा, और हम आपका कमेंट का बेसब्री से हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बच्चों कमेंट बॉक्स तो अवश्य फुल कर दीजिएगा, एकदम एक एक बच्चे का कमेंट हम पढ़ते हैं और बड़ा ही आनंद आता है हमको आपका कमेंट पढ़ करके। तो थैंक यू सो मच।